Welcome to MD Online Classes. चलिए हो गया, जाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। जैसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने बताया था आपको कि सेल क्या होता है, यानी कि कोशिका क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है। और हमने लास्ट में आपसे कहा था कि अगली वाली वीडियो में हम आपको आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो क्लास 12 का आप जानते हैं, क्लास 12 का जो है NCERT पैटर्न है। तो आज हम आपको क्लास 12 का पाठ्यक्रम बताएंगे, सिलेबस को बताएंगे। तो आइए देखते हैं उसका पाठ्यक्रम है क्या। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसमें। क्लास 12 में देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 यहाँ पे यूनिट दिया गया है। इकाई फर्स्ट, इकाई सेकेंड, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ और एक इकाई फिफ्थ, यानी यूनिट के हिसाब से दिया गया है। आपको किसी भी कोई भी परीक्षा देने से पहले उसकी एक रणनीति बनानी चाहिए। तो ये रणनीति यहाँ पे हमने बनाया है, आप भी उसे फॉलो करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने इकाई फर्स्ट में यानी कि यूनिट फर्स्ट में हमने दिखाया है जनन के बारे में। क्लास 12 में पहली जो इकाई इसमें दिया गया है, यानी कि 5 इकाई दिया गया है। पहली इकाई जो है जनन का है। तो ये जनन देखिए यहाँ पे जो जनन दिया गया है, इसमें जो 4 चैप्टर दिए गए हैं पूरे जनन से ही रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे यूनिट फर्स्ट में जनन दिया गया है, उसका पहला जो दिया गया है चैप्टर जीवों में जनन है, दिया हुआ है जीवों में जनन। यानी कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, सब में कुछ ना कुछ इसमें इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं जिनमें जनन जो होता ही होगा। तो इसलिए भी दिया हुआ है पृथ्वी पर, यानी कि जीवों में जन्म कैसे होता है। फर्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। सेकेंड में पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म कैसे होता है, यानी कि जितने भी खिलने वाले फूल हैं उनमें लैंगिक जन्म कैसे होता है। फिर अगला दिया है मानव में जन्म, यानी कि मानव में इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव हैं उनमें जन्म कैसे होता होगा। अगला दिया है फोर्थ चैप्टर, जिसमें जनन स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है, यानी कि जब मनुष्य जनन यानी कि जन्म लेता होगा तो उसमें कुछ बीमारियां भी होती होंगी, उससे उस बीमारियों का यानी कि कैसे उपचार भी होता होगा, निदान कैसे होता होगा। तो ये सब जो है इस जनन के अंतर्गत रख दिया गया है। दूसरा आपका दिया हुआ है अनुवांशिकी एवं जैव विकास, जो बहुत ही मोस्ट है आपके परीक्षा के लेवल से भी। तो ये अनुवांशिकी एवं जैव विकास में आप देख रहे होंगे कि 3 चैप्टर दिया हुआ है। पहला जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है, जिसमें यानी कि वंशागति आप जानते ही होंगे, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, यानी कि हमारे गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का जो कार्य करते हैं वंशागति कहलाते हैं। और विविधता आप जानते होंगे कि हमारे अगर भाई 2 हैं, भाई बहन हैं, तो वो भाई बहन अलग अलग होते हैं, उनके चेहरे अलग अलग होते हैं। तो वो आखिर में विविधता कैसे आती होगी। एक माँ से 2 बच्चे अगर पैदा लेते हैं तो वो जो है उनमें विविधता कैसे आती होगी, उनके चेहरे अलग अलग कैसे होते होंगे। तो वो विविधता के अंतर्गत आता है। अगला जो है यानी कि अनुवांशिकी में दूसरा चैप्टर इसमें दिया हुआ है वंशागति के आणविक सिद्धांत। तो हमने अभी बताया कि एक माँ से अगर 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें आने वाले जो गुण होते हैं, माँ बाप से आने वाले जो गुण होते हैं, तो वो किन के माध्यम से आता होगा उन बच्चों में। आखिर में कुछ तो होगा जो वो गुण जो माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में लाता होगा। तो ये वंशागति के आणविक सिद्धांत में DNA जो होता है, ये DNA क्या करता है, DNA में जीन पाया जाता है। जो जीन जो होता है वो हमारे गुण जो होते हैं, हमारे यानी कि जो गुण होते हैं हमारे माता पिता से हमें भेजने का वो कार्य करते हैं। अगला दिया हुआ है विकास, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी।
उनका विकास कैसे हुआ होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इकाई तीसरे में दिया हुआ है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मानव अगर कोई भी कार्य करता है तो उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करते हैं ये, तो इसमें दिया हुआ है। यानी कि उसका चैप्टर जो है लेसन 8 में दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी कि मानव से रिलेटेड, उनमें उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके डिजीज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो मानव स्वास्थ्य तथा रोग में दिखाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। अगला है यानी कि 9वां चैप्टर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, यानी कि खाद्य का उत्पादन किस माध्यम से होता है, यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी जो है वो उसका माध्यम कैसे उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, ये जो है आपका चैप्टर 9 में बताया जाएगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति कैसे कैसे होता है। अगला चैप्टर आपका दिया हुआ है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं मानव के लिए कैसे कल्याणकारी हो सकता है। आप जानते होंगे कि जैसे कि दही का, यानी कि दूध का दही बनना, दूध का दही कैसे बनता होगा, आखिर में ब्रेड कैसे बनते होंगे, ये ब्रेड जो होते हैं या जो दही होते होंगे ये सूक्ष्म जीव ही तो है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आप जानते होंगे कि दही, दूध को दही बनाने का कार्य लैक्टोबैसिलस बैसिलरी नामक एक सूक्ष्म जीव करता है। तो हमारे लिए लाभदायक है, कुछ जो होते हैं लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो ये लाभदायकों की बात कर रहा है, जो सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं उनकी बात इसमें कर रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के लिए। अगला यूनिट दिखाया गया है जैव प्रौद्योगिकी में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में, तो यहाँ पे आपका 11th चैप्टर जो है जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत, अगला भी है उसमें उसके कार्य की जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके कार्य, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो फसलें हैं उनका उत्पादन किस प्रोसेस से किया जाना चाहिए कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो ज्यादा मात्रा में चलने लगे। अगला इसमें दिया हुआ है यूनिट 5 में, यानी कि पारिस्थितिकी, उसमें पहला दिया हुआ है जीव एवं समष्टियां, यानी कि पारिस्थितिकी में आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं इस यूनिट के अंतर्गत आपको समझनी होंगी। जैसे यहाँ पे दिया है जीव एवं समष्टियां, यानी कि जीव और उनके पर्यावरण में जो भी कनेक्शन रहता है, कोरिलेशन रहता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ पे दिया है जीव और समष्टि, यानी कि जीव जहाँ रहता है उनका एक झुंड बनाकर रहता है, एक समूह में रहता है, वो कहलाता है समष्टियां। अगला चैप्टर जो दिया गया है तो इसमें आपको पारिस्थितिकी यानी कि पारितंत्र से, इकोसिस्टम से आपको पढ़ने होंगे। अगला जो दिया है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगला जो दिया है लास्ट वाला पर्यावरण के मुद्दे, यानी कि इसमें पर्यावरण के बारे में आप पढ़ेंगे कि पर्यावरण को शुद्ध कैसे करना है। तो आगे हम सिलेबस तो हम आपको बता ही चुके, आपको इसके बाद से पढ़ना है, यानी कि इकाई 1 यानी कि जन्म के बारे में, जीवों के जन्म के बारे में पढ़ाएंगे। इसको लॉकडाउन के चलते दुकानें बुकों की खुल ही नहीं रही होगी, जिसकी वजह से आपको बुक नहीं मिल रहा होगा। तो आइए फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। जनन, जीवों में जन्म, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म,
इसमें आपके फर्स्ट लेसन में दिया हुआ है पहला जीवन अवधि। लाइफ स्पॉन, लाइफ स्पॉन लाइफ स्पॉन यानी कि कोई भी जीव किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने देखा है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन है क्या, यानी कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। जैसे आप जान रहे होंगे कि आम का ही वृक्ष है, आम का वृक्ष है या कोई भी जीव है, उनकी जीवन अवधि पर्याप्त समय तक सुनिश्चित की गई है। जैसे मनुष्यों का ही ले लेते हैं तो मनुष्यों का जो जीवन अवधि है मान लीजिए 60 वर्ष है, 60 वर्ष से अधिक हो सकता है, लेकिन 10 वर्ष उसके लिए यानी कि 60-70 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। तो यानी कि एक मनुष्य का अगर हम लेते हैं, एक मनुष्य का अगर हम जीवन काल लेते हैं तो इस मनुष्य का हमने मान लिया कि इस मनुष्य का जो जन्म हुआ वो 2000 ईस्वी में हुआ और इस व्यक्ति का अगर जीवन काल 50 यानी कि 2050 तक चलता है, 2050 तक चलता है, उसके बाद से इसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, इस मनुष्य की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो इस बीच में जो यहाँ पे दर्शाया गया है, जो समय दर्शाया गया है, तो यह 2000 से लेकर 2050 के बीच, यानी कि ये 50 वर्ष तक जीवित रहा। तो ये 50 वर्ष क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति की जीवन अवधि हो जाएगी। तो इसलिए दिया गया है ये यानी कि किसी भी जीव का, मान लीजिए ये जीव हो गया, किसी भी जीव का जन्म से लेकर, हमने अभी बताया जन्म से लेकर, यानी कि इसकी अगर जन्म हुई है 2000 ईस्वी में हुई है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु अगर इसकी 2020 में 2050 में प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो इस अवधि को, यानी कि ये जो 50 साल लगे हैं 2000 से 2050 साल तक के बीच में, तो ये क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। हमें लगता है आप समझ में गए होंगे। तो ये आप जानते होंगे कि ये जीवन अवधि जो होती है सबकी एक लिमिट में होती है, एक लिमिट में होती है, फिर भी ये निरंतर फिर चलता रहता है। आखिर में मनुष्य का तो मर जाना आवश्यक है ना, यानी कि 2000 में यहाँ पे दिया हुआ है 2000 के बाद से 2050 तक ये जीवित रहा, फिर इसलिए मर जाता है। तो आखिर में ये जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है, जीव आखिर में कैसे बढ़ते हुए जा रहा है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की भी निश्चित अवधि होती है जीने की, तो आखिर में वो भी कैसे जीवित रहते हैं। तो आइए जानते हैं, इसके पहले जनन आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है जनन का। तो आइए जीवन अवधि आप जान गए, अब जनन जानते हैं जनन क्या है, जो जीवन अवधि से ही रिलेटेड है। जनन, रिप्रोडक्शन,
जनन क्या कहलाता है, जनन है क्या। तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था जनन के बारे में, यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपने समान संतति, संतति मतलब होता है संतान, अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन, जनन कहलाता है। अब ये जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसे कहते हैं यानी लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, यानी कि अलैंगिक जनन है क्या, यानी कि इसमें लिंगों का भेद नहीं होता। अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसेक्सुअल लिखा हुआ है, यहाँ पे अलैंगिक दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है, इसलिए इसे कायिक जनन भी कहते हैं, वर्धी जनन भी कहते हैं। कायिक जनन या वर्धी जनन भी कहा जाता है। तो आइए पहले अलैंगिक के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ा जाएगा लैंगिक के बारे में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है क्या, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो हमने अभी भी बताया कि इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें लिंगों का भेद नहीं होता, इसीलिए इसे कायिक जनन या वर्धी जनन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन में जो लिंग होते हैं उनके लिंगों में अंतर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए जनन का एक ऐसा लिपि है जो अपने समान प्रतिकृति तैयार कर लेता है। यह जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है अपने समान संतति को उत्पन्न कर लेता है। एक बार डिफिनेशन लिख लिया जाए। अलैंगिक जनन वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति गुणों या प्रतिलिपि लिख लेते हैं, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अपने समान संतति उत्पन्न कर लेता है, यानी कि
अलैंगिक जनन वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान यानी कि अपने हूबहू जैसा वो रहेगा वैसा ही उसकी संतति भी होगी, अपने समान की प्रतिलिपि यानी कि संतति जो होगी वो उत्पन्न कर लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो अमीबा का है, अमीबा का है। हमने समसूत्री विभाजन के बारे में आपको पहले वीडियो में बताया है, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे अमीबा जो है अमीबा में क्या होता है कि यहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। तो ये क्या करता है? अपने समान दो नई संतति उत्पन्न कर लेता है। और ये संतान कैसे होंगे? जस्ट अपने जनक के समान होंगे, जैसा जनक होता है वैसा ये संतति भी उत्पन्न होंगे। तो ये होता है अलैंगिक जनन, यानी कि वह सामान्य प्रक्रिया दिखा रहा है आपको, वह सामान्य प्रक्रिया जिसकी द्वारा जीव, ये जो जीव बनाया गया है अपने समान हूबहू यानी कि प्रतिलिपि अपने समान संतति उत्पन्न कर लेता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन के भी प्रकार होते हैं, उसकी विधियां होती हैं, यानी कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं इसको हम बाद में बताएंगे। इसके पहले आपको लैंगिक जनन बता दें, वो शॉर्टकट में बताएंगे। नहीं। दूसरा दिया हुआ है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें संतान जो होता है अपने जनक के हूबहू नहीं होता है, अपने जनक के प्रतिलिपि नहीं होता है, लेकिन यानी कि जो संतति उत्पन्न होगा उसमें माँ बाप के जो गुण होते हैं वो बच्चों में जरूर जाते हैं, वो लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें विपरीत जननांग होते हैं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिनमें विपरीत जननांग होते हैं और ये अपनी संतति को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें विपरीत जननांग होते हैं, विपरीत जननांग। और जो लैंगिक यानी कि अलैंगिक जनन था उसमें लिंगों का कोई भेद नहीं था और इसमें लिंगों का भेद होता है यानी कि विपरीत जननांग होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम मानते हैं मनुष्य का ही ले लेते हैं, तो मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46। तो यहाँ पे नर जनन अंग होगा और यहाँ से मादा जनन अंग, यहाँ से नर जनन अंग से शुक्राणु निकलते हैं और यहाँ से अंडाणु। ये दोनों आपस में मिल करके युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इसके बाद से होने वाला जो शिशु रहता है वो
अपने माँ और बाप यानी कि इन दोनों की गुणित में पाए जाते हैं। नर जन्म यानी कि माता के भी यानी कि पिता के भी और माता के भी दोनों के गुण शिशु में पाए जाते हैं, तो वो कहलाता है लैंगिक जन्म। अब आइए देखते हैं अलैंगिक जन्म के विधियां क्या हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जन्म की विधियां एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। विधियों में अलैंगिक जनन की विधियां। तो पहली विधि है द्विविभाजन। पहली विधि क्या है? द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे दिया है द्विविभाजन। आप द्वि से समझ सकते हैं दो विभाजन। किसी भी जीव का किसी भी जीव के शरीर के मध्य भाग से किसी भी जीव के शरीर के मध्य भाग विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना लें तथा ये कोशिकाएं बड़ी होकर दो संतति यानी कि संतान में बदल जाए तो इन्हें द्विविभाजन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं द्विविभाजन यानी कि एक शरीर है, वो शरीर विभाजित होकर बीच से कहीं से विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के बाद से वो दो संतति में यानी दो कोशिकाओं में बट जाता है। ये कोशिकाएं बड़ी होकर के दो संतति कोशिकाएं बना लेती हैं यानी कि दो संतानों को उत्पत्ति करती हैं, तो वो द्विविभाजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम पेनिसिलियम लिए हैं, यहाँ पे एक जीव बनाया है पेनिसिलियम का। अब ये पेनिसिलियम का ये क्या है, यहाँ पे हमने डीएनए दर्शा दिया है। ये पेनिसिलियम विभाजित होता है बीच से विभाजित हो गया। ये डीएनए भी क्या होता है, डबल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे अलग अलग होने के कगार पर रहते हैं। यहाँ पे डीएनए अलग अलग हो जाते हैं और लास्ट में ये क्या होता है कि इनका शरीर है वो दो भागों में बट जाता है और डीएनए भी अलग अलग हो जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन के समान ही है। डीएनए ये है हमने अभी लिखा है किसी भी जीव के, हमने मान लिया ये जीव हो गया, किसी भी जीव के शरीर के मध्य भाग यानी कि ये उसका मध्य भाग है। यहाँ पे मध्य भाग आप देख रहे हो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बीच से कट ऑफ होने के कगार पे है। मध्य भाग से विभाजित होकर यहाँ पे थर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एकदम कटने के कगार पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना दे, यहाँ पे दो कोशिकाएं बना दे रहा है तथा ये कोशिकाएं बड़ी होकर दो संतति कोशिकाओं में बदल जाए, वो कहलाता है द्विविभाजन। आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए की मात्रा कितनी है, 1 है। यहाँ डीएनए जो है डबल हो जा रहा है, यानी कि डीएनए की संख्या जो है डबल हो जा रही है। यहाँ पे वो डीएनए जो है यानी कि यहाँ पे 2 डीएनए हो गए, डबल हो गए तो, और यहाँ पे डीएनए क्या हो गया, अलग अलग हो गया, एक इसमें चला गया एक इसमें चला गया, यहाँ भी चला रहा है। तो ये कहलाता है द्विविभाजन, यानी कि किसी भी जीव के शरीर के मध्य भाग विकसित होकर दो कोशिकाएं बना ले तथा ये कोशिकाएं बड़ी होकर दो संतति कोशिकाएं में बदल जाए, ये द्विविभाजन कहलाता है। अगला है बीजाणु जनन। इसके जो उदाहरण हैं वो अमीबा है, यूग्लिना है, अमीबा और यूग्लिना। अगला है बीजाणु जनन, यानी कि दूसरा बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इसमें जीव अपने समान जीव को अंकुरण के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे कवक हो गया, कवक, शैवाल, ये क्या करते हैं, इनका स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है। जैसे मान ली हमने ये कवक हो गया, इनमें स्पोर्स बनते हैं, इनमें स्पोर्स जो बनते हैं इस टाइप के होते हैं।
ये क्या हो गया, स्पोर। तो ये स्पोर क्या करते हैं, हवा के माध्यम या किसी भी माध्यम से उड़ करके जाते हैं और उड़ने के बाद से ये नया एक कवक बना लेते हैं, नई संतति का उत्पन्न कर लेते हैं। ये इसको रिलेशन कहलाता है। ये जीव जो होते हैं इसमें जीव अपने समान जीव को अंकुरण के माध्यम से, ये जो स्पोर है, स्पोर हवा के माध्यम से उड़ करके जाता है और ये कहीं पर गिर जाता है, गिरने के बाद से अंकुरण, वहां पे फिर से अंकुरण होता है उसका, और ये स्पोर फिर क्या करते हैं, एक नई संतति जो है जन्म दे देता है। तो ये कहलाता है बीजाणु जनन। और तीसरा जो है वो है मुकुलन। मुकुलन मुकुलन बडिंग। अभी मुकुलन क्या है, तो ये भी अपने ही समान अपने समान संतति को मुकुल के द्वारा, बड के द्वारा जन्म देता है। अब ये बडिंग जो है ये अपने समान संतति को मुकुल के द्वारा जन्म देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया, हमने हाइड्रा का बना लिया, यहाँ पे हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, छोटा सा एक बर्ड निकलने लगता है, एक बर्ड निकलने लगता है, यही मुकुल कहलाता है। ये हो गया हाइड्रा। हाइड्रा में एक छोटा सा बर्ड निकलने लगता है, जैसे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे में बर्ड निकलते हैं जिसके माध्यम से वो शाखाएं बन जाती हैं। तो ये इसमें शाखा न बन करके ये क्या करता है, ये बर्ड जब बड़ा होता है तो अपने जनक से क्या होता है, अलग हो जाता है। अपने जनक से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद से यहाँ से कैंसर कट जाता है और अलग होने के बाद से ये एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। ये बना हुआ है, ये जो कटा हुआ भाग है ये, तो ये बदल करके एक संतान के रूप में आ जाता है और यहाँ पे जो ये वाला दिखाया गया पोर्शन ये उसका जनक है और ये वाला जो पोर्शन जो बर्ड है वो निकल करके एक नए संतान की उत्पत्ति ले लेता है। तो यही बर्डिंग कहलाता है, मुकुलन कहलाता है, यानी कि अपने समान जो संतति उत्पन्न करता है वो मुकुल के माध्यम से करता है। अगला जो दिया हुआ है आपका वो है खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। खंडीभवन यानी कि चौथा है खंडीभवन। फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन है क्या, तो इसमें किसी भी जीव की कटे हुए भाग से नए संतति का
उत्पत्ति होती है, यही खंडी भ्रूण कहलाता है। इसमें किसी भी जीव के कटे हुए जो भाग रहते हैं उसी से नई संतति जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। 1 घंटा से तो इसे क्या कहते हैं? खंडी भ्रूण कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं प्लेनेरिया को, प्लेनेरिया को लेते हैं। प्लेनेरिया को हमने ले लिया, इस प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में हमने काट दिया, प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में हमने काट दिया। अब ये कटा हुआ जो भाग है, ये भाग मिल करके एक नया संतान जो है उत्पन्न करेगा। ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग भी क्या करेगा? एक नया संतान उत्पन्न करेगा। यानी कि दिया हुआ है किसी भी जीव के कटे हुए किसी भी यानी कि जो अलैंगिक जनन यानी कि जो होगा, यानी कि ये जीव के कटे हुए भाग जो होते हैं ये नई संतति में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप जैसे जानते होंगे छिपकली का जानते होंगे, छिपकली का जो पूंछ होता है उसमें भी खंडी भ्रूण होता है, पुनरुत्थ भ्रूण की क्षमता होती है, जिसकी वजह से उसकी पूंछ जो है दोबारा निकल आती है। तो ये कहलाता है खंडी भ्रूण, यानी किसी भी जीव के कटे हुए भाग से नए संतति का जन्म होना ही खंडी भ्रूण कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो ये होता है खंडी भ्रूण। तो आज जान गए जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां क्या क्या होती हैं। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा, फिगर भी ड्रा कर लीजिएगा, उनके उदाहरण लिख लीजिएगा और घर पर बैठ करके याद करते रहिएगा। घर से बाहर ना निकलिएगा क्योंकि कोरोना वायरस जो है सारे देश को ही अपनी चपेट में रखा हुआ है। नियम का पालन करते रहिएगा, घर पर पढ़ाई करते रहिएगा। अगली वीडियो में हम पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाल कस कटे हैं।